हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 6। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। राम, श्याम और गौरी ने जब खुशी के आंसुओं को देखा तो वे तीनों घबरा गए और खुशी को चुप कराने के लिए बोलने लगे। खुशी के जेहन में अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब खुशी चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसती हुई बोली, या लो, रोवड़ पार्टी शुरू होगी। खुशी का ध्यान जब राम और श्याम पर गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम, तू क्यों रो रही सा? तने देख के मैंने भी रोनो आगो। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस लंबाई में दोनों खुशी और गौरी से लंबे थे तो अभी बच्चे ही, साफ दिल और मासूमियत से भरे थे। इसीलिए जब खुशी के आंसू देखे तो खुद भी रो पड़े। गौरी उठी और अपने हाथ को बांधकर कहा, अब खुशी न घर लेके चाल नो सा, उठाओ। आह ना। राम श्याम उठे और खुशी के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोले, कितनी मोटी है तू, कम खाबो करना। कितनी मोटी है तू, कम खाया कर। सब खुशी को घर ले आए तो दादी जी ने खुशी के पैर की मोच को ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब खुशी चारपाई पर लेटी हुई थी। सब अपने अपने कामों में लग गए। खुशी ने मन ही मन कहा, वहाँ क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ली होगी। मेरा इंतजार क्यों करेगा वो? उसे तो बस एक वारिस चाहिए था जो उसे मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। खुशी ने लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फोन बढ़ाते हुए बोला, भाई को फोन। खुशी ने झट से उठाकर फोन को लिया और कान के लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फोन किया है? मुझे तो भूल ही गए ना। वहाँ सब क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फोन पर कोई आवाज़ नहीं आई तो खुशी ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर अब तुम आई तो पहले से भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। खुशी, लेकिन मैं खुशी कुछ बोलने को हुई, तभी सामने से फोन कट गया। खुशी हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फोन कट चुका है तो उसने फिर से फोन लगाया, लेकिन अब फोन बंद आ रहा था, जिससे खुशी का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा, जिसकी नज़र खुशी पर ही थी। खुशी ने श्याम को फोन देते हुए कहा, उसका फोन बंद क्यों आने लगा? फिर कोशिश करो। श्याम ने फिर से फोन किया, लेकिन अब भी फोन बंद था। तो श्याम बोला, आज से पहला भाई को फोन बंद ना हुआ। हो सके सा बैटरी खत्म होगी हो, चिंता मत करा। खुशी ने हामी भरी तो श्याम चला गया। खुशी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो रजत अब उसके पास आ जाएगा। रजत अब उसे यहाँ से ले जाएगा। खुशी अब सोचने लगी कि अगर रजत यहाँ आ गया तो वो क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी। इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते खुशी को नींद आ गई। इधर रजत ऑफिस के केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। रजत ने जॉली को फ़ोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने था। रजत ने जॉली के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्या तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूँ? जॉली बनावटी हंसी हंसकर अपने चेहरे पर आए तनाव को हटाते हुए बोला, वो तो बस आपसे डर। मेरा मतलब। रजत, हाँ हाँ, मैं समझ गया।
मैंने मना किया था, लेकिन मैंने ही तो बुलाया है। जॉली, जी सर। रजत ने टेबल पर कोहनी टिकाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, खुशी घर में सबसे ज्यादा बात किससे करती थी? खुशी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, म, मुझ मुझसे सर। रजत, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? जॉली, नहीं सर, उनका घर में कोई नहीं था और बाहर वो जाती नहीं थी, तो कोई कैसे हो सकता है? रजत ने जॉली को देखा, जो रजत से नजरें नहीं मिला रहा था। रजत ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, जॉली प्लीज मुझे बताओ, खुशी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया होगा। जॉली अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सिर को नीचे झुकाया और हौले से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। रजत धीरे से उठा और जॉली की ओर बढ़ गया। जॉली डर से कांपने लगा, लेकिन रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अगर वो आई भी तो मैं शायद उसे पहले जैसा न मिलूं। रजत ये कहकर चला गया। जॉली वहीं पर खड़ा रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फोन निकालकर घर पर फोन लगा दिया। जॉली सड़क पर चलते हुए घर पर बात कर रहा था। बात करते हुए उसका ध्यान सामने आने वाले साधनों पर नहीं गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पर गिर गया। उसका फोन उससे बहुत दूर जा गिरा और फोन पर गाड़ी चढ़ने से वो चकनाचूर हो गया। आसपास के लोगों ने जॉली को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन फोन और कोई आईडी कार्ड न होने के कारण कोई भी उसके घर पर खबर नहीं कर पाया। इधर जब रात तक जॉली का फोन नहीं लगा तो खुशी को और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉली किसी भी मुसीबत में पड़े, इसीलिए हर पल उसके दिल दिमाग में जॉली ही घूम रहा था। रजत जब रात को घर आया तो रोशनी ने उसे खबर दी कि जॉली अभी तक घर नहीं आया। रजत ने उसे फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। अब रजत सोचने लगा कि आखिर जॉली कहाँ जा सकता है। तभी उसके किसी आदमी ने आकर बताया कि सर, जॉली का एक्सीडेंट हुआ है और वो सिर्फ आपका नाम ले रहा है। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। रजत जल्दी से हॉस्पिटल आया तो पाया कि जॉली के बहुत ज़्यादा चोट आई थी। डॉक्टर ने जॉली को बोलने से मना किया हुआ था, फिर भी रजत को सामने देखकर जॉली बोलने की कोशिश करने लगा। जॉली ने कहा, सर, खु, खुशी, मैं। तभी डॉक्टर फिर बोला, देखिए, अगर ये चुप नहीं रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। आप इन्हें समझाइए प्लीज। रजत ने जॉली को चुप रहने का इशारा किया और बाहर आ गया। रजत को जिस आदमी ने जॉली के एक्सीडेंट की खबर दी थी वो बाहर ही खड़ा था। उसने रजत से कहा, सर, ये जॉली जानता है कि मैम कहाँ हैं। इस पर रजत ने आदमी को बीच में हाथ आगे करके रोक दिया और बोला, जानता हूँ, बस दुआ करो कि इसे कुछ ना हो। इधर जॉली का इलाज चल रहा था और उधर खुशी और जॉली के परिवार वाले जॉली का फोन न लगने से परेशान हो रहे थे। गौरी इधर उधर चक्कर काट रही थी। जॉली के बाद वही तो थी जो घर को संभाले हुए थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान थी। वही खुशी उससे भी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो किसको बता नहीं सकती थी कि उसी की वजह से जॉली किसी मुसीबत में पड़ा है। खुशी यही सोच ही रही थी कि रजत ने ही जॉली के साथ कुछ किया होगा या करवाया होगा, इसीलिए खुशी ज्यादा परेशान थी और अब वो वापस जाने का सोच रही थी। खुशी दादाजी और दादी जी के पास बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दादाजी, दादी जी, आप दोनों चिंता मत करिए, मैं जॉली को लेकर आऊंगी।
मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरा छोटा भाई है। पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी उसके लिए मैं। उसने मेरी मदद की है। अब जिंदगी भर मैं उसकी मदद करूंगी। खुशी उठी और बाहर आते हुए मन ही मन बोली, जॉली ने मेरा साथ तब दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था, और मैं अपनी वजह से उसे या उसके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। खुशी बाहर जाती उससे पहले ही गौरी बोल पड़ी, रुक खुशी, जीजी, मैं भी चलूंगी। मैं मेरा भाई ना देखना चाहूँ सु। खुशी, नहीं गौरी, वो शहर तेरे लिए नहीं है। तुम बहुत मासूम हो और वो शहर फरेब से भरा है। वहाँ जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा त्याग करना होगा, और वहाँ रहने के लिए अपने आप को मार मार के जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकती। गौरी, ना जीजी, भाई मैंने तेरी जिम्मेदारी दी थो, और अब जब तू जा रही सा तो मैं तने अकेली ना जान दे सकूं। मैं भी चलूंगी थारे साथ। खुशी, लेकिन गौरी, अगर तुम चलोगी तो यहाँ कौन संभालेगा दादाजी और दादी जी को? राम और श्याम एक साथ बोल पड़े, हम संभाल लांगा जीजी, तुम भाई ना ले आओ। अब खुशी चुप हो गई, क्योंकि दादा दादी भी यही चाहते थे कि गौरी भी खुशी के साथ जाए, लेकिन वे दोनों लड़कियों को अकेले भेजने के लिए भी राजी नहीं थे। तो दादाजी ने राम और श्याम में से एक को जाने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने साफ मना करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में मैं इनमें से किसी एक को ही लेकर जा सकती हूँ। इसीलिए खुशी और गौरी का जाना तय हुआ। सब तैयारी करने के बाद खुशी और गौरी जयपुर के लिए निकल गई। इधर जब जॉली को होश आया तो उसने अपने सामने रजत को पाया। रजत जॉली को ही देख रहा था। रजत के चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो अभी जॉली को उठाकर कहेगा कि जब उसने ही खुशी को यहाँ से बाहर भेजा था तो बताया क्यों नहीं। लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा तो जॉली ही धीरे से बोल पड़ा, मुझे लगा कि मैं आपको कुछ बताए बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी मैम को मैंने ही। जॉली आगे कुछ बोलता तभी रजत ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही खुशी को यहाँ से दूर किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ वापस आए, क्योंकि मैं उसके बिना जीना सीख चुका हूँ। इसीलिए अब वो जहाँ है वहीं रहे तो अच्छा है। जॉली जी, वो भी यहाँ नहीं आना चाहती है। रजत ने जॉली को बिना किसी भाव के देखा। वो तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही बोल रहा था, लेकिन आज भी वो चाहता था कि खुशी उसके पास आए और वो खुशी से खुद के किए की माफी मांगे, लेकिन बाहर से वो सबको मजबूत ही दिख रहा था। इसीलिए रजत आगे कुछ नहीं बोला और जाने लगा। तभी जॉली बोला, सर, वो मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं खुशी दीदी से ही बात कर रहा था। वो परेशान होंगी। आप प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे देंगे? मैं घर पर बता दूं कि मैं ठीक हूँ। खुशी का नाम सुनते ही रजत का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने हामी भरी और अपना फ़ोन निकाल कर कहा, नंबर बोलो। जॉली ने नंबर बताए तो रजत ने कॉल लगा दी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे रजत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल ने एक पल में कल्पना कर ली कि खुशी ही फोन उठाएगी, और जब वो हेलो बोलेगी तो वो आगे क्या बोलेगा। फोन की रिंग बज ही रही थी। हॉस्पिटल के उस कमरे में जॉली और रजत के अलावा कोई भी नहीं था। जॉली रजत के दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वहीं रजत का दिल हर एक बजती रिंग पर इंजन की भांति तेजी से चल रहा था। आखिरकार किसी ने फोन नहीं उठाया तो रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और वो जॉली को देखने लगा। जॉली ने पलक झपकाकर कहा, आप चिंता मत करिए, अननोन नंबर का कॉल उठाने से मना किया है मैंने, इसीलिए शायद वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार और ट्राई करिए। रजत ने एक बार जॉली को देखा और फिर से फ़ोन लगाने लगा।
वही जॉली खुद से ही बोला, वाह रे मोहब्बत, कैसे कैसे काम करवाती है तू। जो इंसान किसी की भी नहीं सुनता, आज वो एक आवाज़ सुनने के लिए मेरे कहे अनुसार चल रहा है। रजत ने 5 बार कॉल लगा लिया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे अब टेंशन होने लगी। इधर जॉली के घर में एक ही फ़ोन था, वो भी सोफे पर पड़ा था और बाकी सब बाहर खुशी और गौरी को भेजकर वापस आ रहे थे। दादी जी और दादाजी दोनों अपने अपने कामों में ही लग गए। राम ने जब फ़ोन देखा तो उस नंबर पर 5 मिस कॉल देखकर वापस फ़ोन करने की सोची, लेकिन फिर वो रुक गया और दादाजी के पास जाकर उन्हें बताया किसी अनजान का फ़ोन आया हुआ है। तभी दादाजी ने उसे फ़ोन लगाने को कहा। राम ने फ़ोन लगाकर उन्हें पकड़ा दिया। इधर जब फ़ोन आया तो रजत ने झट से उठा लिया और बेसब्री से सामने वाले का इंतज़ार करने लगा। तभी दादाजी बोले, अरे भाई, कौन सा, कितने फ़ोन करो सा, कौन है, कहाँ फ़ोन किया है। रजत ने जब किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन जॉली की ओर बढ़ा दिया। जॉली ने दादाजी से बात की तो दादाजी ने उसे बता दिया कि खुशी और गौरी दोनों यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। जॉली ने गुस्से में दादाजी से कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियां कैसे आएंगी यहाँ। आप भी ना। दादाजी कुछ नहीं बोले तो जॉली ने फोन काट दिया और परेशान भाव से कुछ सोचने लगा। रजत जॉली को बस देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि खुशी कैसी है, लेकिन उसका मुंह खुला ही नहीं। जब जॉली कुछ नहीं बोला तो रजत ने गला ठीक करते हुए कहा, तो हो गई घर पर बात, सब ठीक है ना। जॉली, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जॉली के चेहरे पर परेशानी देखकर रजत भी परेशान सा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है। जॉली ने सपाट लहजे में कहा, जब मेरा फोन नहीं लगा तो खुशी दीदी और मेरी छोटी बहन यहाँ आने के लिए रवाना हो गई। अब वो यहाँ तक कैसे आएंगी। उन दोनों को तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं है और ना ही उन दोनों के पास फोन है। रजत, कोई बात नहीं, मैं मेरे आदमियों को लगा दूंगा। कैसे आएंगी, बस या ट्रेन से, या कैसे। जॉली ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्रेन में बैठाया था खुशी दीदी को, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। दोनों लड़कियां बहुत मासूम हैं, प्लीज कुछ करिए। रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रजत जॉली को हॉस्पिटल में ही छोड़कर बाहर आ गया और अपने सभी आदमियों को फ़ोन करके कुछ समझा दिया और ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सारी रात रजत ने ऐसे ही निकाल दी थी। रजत ऑफिस आया और वहीं पर फ्रेश होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी के आने की खुशी दिखाई दे रही थी। रजत लैपटॉप लेकर बैठा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगा। ऑफिस में लोग आने शुरू हो गए थे तो रजत ने लैपटॉप को एक ओर रखा और कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। खुशी ट्रेन से उतरी तो सामने रजत को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो रजत की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे खुशी रजत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे रजत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। खुशी के चेहरे को देखकर रजत के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। जब खुशी रजत के ठीक पास आकर खड़ी हो गई तो रजत ने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सर, सर, रजत सर, एक लड़की ने रजत के कंधे को हिलाते हुए कहा। रजत अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया। उसने लड़की को एक नज़र देखा जो उसे खुशी नहीं दिखाई दी, तो बार बार रजत पलक झपकाकर उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम। सर, मैं कल्पना, लड़की ने जवाब दिया। कल्पना, रजत ने लड़की के शब्द दोहराए। लड़की आगे बोली, जी सर, ये फाइल कंप्लीट हो गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा,
अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। हाँ, वहाँ टेबल पर रख दो, रजत ने कहा। लड़की ने फाइल रखी और चली गई तो रजत ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से ही बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? खुशी की आने की खुशी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? रजत ने अपना सिर हिलाया और फोन निकालकर टाइम देखा। 10 बज चुके थे। उसने एक फोन किया और बोला, कोई खबर? नहीं सर, सामने से जवाब आया। तो रजत ने फोन काट दिया और किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। आज पहली बार वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार करना कितना मुश्किल है, ये तो वो पिछले कुछ दिनों में ही जान ही गया था। लेकिन जब कोई हमारे करीब आ रहा हो तो हर पल उसके आने का एहसास क्या होता है, आज रजत ये महसूस कर रहा था। इधर खुशी और गौरी अभी भी बस स्टॉप पर बैठी बस के आने का इंतजार कर ही रही थी। तभी उन्हें पता चला कि कुछ देर में जयपुर के लिए बस आने वाली है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकाकर लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गई। खुशी ने बस में देखा तो ज्यादातर लड़के और आदमी ही दिखाई दिए, औरतें तो 2-4 ही थी। गौरी ने खुशी को 3 सीट की ओर इशारा किया, लेकिन खुशी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और 2 सीट वाली सीट की ओर इशारा करके गौरी को आगे चलने के लिए कहा। तो गौरी सीसी के पास बैठ गई और फिर खुशी बैठ गई। खुशी गौरी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो जानती थी कि गौरी आजकल की दुनिया को नहीं जानती है, इसीलिए एक बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफर के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसी की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि रजत ने अपने आदमियों को भी शहर के हर कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वे उसे रजत के हवाले तो करेंगे ही, साथ ही गौरी और जॉली के साथ न जाने रजत क्या करेगा। खुशी तो रजत के उसी रूप को जानती थी जो वो यहाँ छोड़कर गई थी, लेकिन रजत अब वैसा नहीं रहा। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। कंडक्टर सिंधी कैब बोलने लगा। तभी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बुर्का लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा, हाँ जीजी, लाती सू। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी से जीजी? अभी तो बस चाल रही सा। खुशी, हमें ये अभी पहनना होगा गौरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस में कोई 2-4 लोग ही बचे थे तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुक कर बंद हो चुकी थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैंप पर लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराते हुए बोली, ये जीजी, इतना लोग तो हमारे मेला में भी न आवे, ये सब कितना जारी सा। खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई अपनी ओर खींचकर कहा, गौरी, बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ को जाएगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, के होगो जीजी, तेरे घर चाल। खुशी ने गौरी को खाली आंखों से देखकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है गौरी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर को नहीं मतलब, पहला किधर रहती जीजी? खुशी कुछ नहीं बोली। तभी उसे मनन याद आया तो खुशी थोड़ी उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं।
खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों बुर्का पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसे घर के बाहर दो आदमी खड़े दिखाई दिए। खुशी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए, जिससे वो बोलना तो सीख ही गई थी। इसीलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर बढ़ गई। इधर रजत ऑफिस में खाली बैठा था। वो सोच रहा था कि खुशी के मिलने की खबर आए और वो यहाँ से रवाना हो, लेकिन जब कोई फोन नहीं आया तो वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गया और खुद खुशी को ढूंढने लगा। रजत ने सब आदमियों को फोन कर लिया था, लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं थी। इसीलिए वो उदासी और गुस्से से भरने लगा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी मनन की कॉल आई। मनन भी लगातार रजत के कांटेक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है, तब से वो रजत को फोन कर रहा था। रजत अब इरिटेट हो चुका था, इसीलिए अब उसने किसी का भी फोन नहीं उठाया और गुस्से में सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हर एक लड़की का चेहरा देखने लगा। जब रजत ने फोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर आ गया। घर के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ नहीं होता है, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहां से चले गए, क्योंकि रजत ने उन्हें मनन के कहे अनुसार ही चलने को कहा था। खुशी ने आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मनन ने उसकी ये मदद कर दी। लेकिन जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, प्लीज मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ ही गया था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साधकर उसकी पीठ पर मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा, दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर की ओर चली गई। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते हुए देखा तो उसे याद आया कि रजत के आदमी जा चुके थे, इसीलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी और गौरी घर के अंदर आ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी इजाजत के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए रजत पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वो अपने आप को खुशी का गुनहगार ही मानता रहा है। इसीलिए यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटने के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसा देखा तो वो हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफी मांग रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफी मांग रहे हैं भाई आप? मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी
वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी। मनन ने जब खुशी की मासूमियत को देखा तो वो समझ गया कि खुशी नहीं जानती कि उसका अतीत वो जान चुका है। इसीलिए मनन ने आंसू पोंछे और उठ गया। फिर खुशी के सिर पर चपत लगाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है कितना ढूंढा है मैंने और रजत ने तुझे। खुशी इस वक्त किसी के बारे में न सोचकर जॉली के बारे में ही सोच रही थी। इसीलिए उसने मनन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जल्दी से बोली, भाई मेरी बात सुनो, ये गौरी है। खुशी ने गौरी की ओर इशारा करके कहा तो मनन ने हामी कहकर गौरी को देखा। खुशी इसका भाई जॉली रजत सिंघानिया के यहाँ काम करता है। जॉली की मदद से ही मैं यहाँ से चली गई थी, लेकिन कल से जॉली का फ़ोन बंद आ रहा है। मेरे जाने के बाद कल ही उसने फ़ोन किया था और कल से उससे बात नहीं हो पाई है। आप प्लीज़ मुझे जॉली के बारे में पता करके बता दो। मैं नहीं चाहती जॉली को कुछ भी हो। अगर जॉली को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मनन ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, जॉली को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसका फ़ोन टूट गया था, लेकिन रजत ने उसका इलाज करवा दिया है। अब वो ठीक है और हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट नाम सुनते ही दोनों लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, हमें जॉली के पास ले चलो। मनन ने हामी भरी, फिर बोला, ले चलूंगा, पहले तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। पता नहीं कहाँ से तो आई हो, कितनी थकान लग रही है दोनों के चेहरों पर। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तब तक तुम बैठो। खुशी ने ना में सिर हिलाया तो मनन फिर बोला, जॉली ठीक है, उसकी चिंता मत करो, बैठो तुम दोनों, मैं अभी आता हूँ। रजत को भी बता देता हूँ कि तुम आ गई हो। रजत का नाम सुनते ही खुशी जल्दी से बोल पड़ी, नहीं प्लीज उसे न बताओ तो ही अच्छा है। मैं नहीं चाहती मैं फिर से उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी को खराब करूं। वो अपनी जिंदगी में खुश होगा तो उसे रहने दो। और मुझे तो लगता है जॉली के साथ उसी ने ये सब करवाया होगा, मुझसे बदला लेने के लिए। खुशी एक साथ सब बोल गई तो मनन मुस्कुरा दिया और फोन को वापस रखते हुए बोला, ठीक है, नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुशी ने मनन की बात को बीच में काटते हुए कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने इन दिनों खुलकर जीना सीखा है। जॉली को सही सलामत पाकर मैं गौरी के साथ वापस गांव चली जाऊंगी। मनन खुशी से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बाहर चला गया। तो खुशी ने गौरी को बैठने के लिए कहा और खुद किचन में पानी लेने चली गई। गौरी चुपचाप दोनों भाई बहनों की बात सुन रही थी। इन दोनों की बातचीत से गौरी को इतना समझ में आया कि रजत नाम का एक प्राणी है जिससे खुशी बहुत नफरत करती है और उसी आदमी ने भी जॉली को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए गौरी ने रजत नाम के राक्षस की इमेज अपने माइंड में बना ली कि जब भी वो सामने आएगा वो खुशी को उससे बचाएगी। खुशी ने गौरी को पानी दिया। दोनों लड़कियां फ्रेश होकर मनन का इंतजार करने लगी। गौरी खुशी के भाई मनन के मिलने से संतुष्ट हो चुकी थी कि जैसा मनन ने कहा है कि जॉली ठीक है तो ठीक ही होगा। वही खुशी अब भी घबरा रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं रजत जॉली को फिर से कोई नुकसान न पहुंचा दे। मनन की बातों का खुशी पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अब भी रजत का वो रूप ही याद था, इसीलिए वो रजत पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकती थी। मनन आ गया तो दोनों लड़कियों ने मनन का लाया खाना खाया और खुशी ने मनन को जॉली के पास चलने के लिए कहा। मनन, तुम्हें जॉली से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है खुशी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? खुशी, आप पर भरोसा है भाई, लेकिन रजत सिंघानिया पर नहीं है।
अगर उसे भनक भी लगी कि मुझे यहाँ से दूर भेजने में जॉली ने मेरा साथ दिया है तो पता नहीं वो जॉली के साथ क्या क्या करेगा। इसीलिए मुझे जॉली को बचाना है। मनन खुशी को बहुत कुछ समझाना चाहता था, लेकिन खुशी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मनन उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही खुशी की नज़र दो आदमियों पर पड़ी, जिससे वो समझ गई कि उसके आने की खबर अब तक रजत के पास पहुंच गई होगी। इसीलिए उसने अपने आप को मजबूत किया और गौरी को लेकर आगे बढ़ गई। इधर रजत आशाहीन नजरों से सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी उसका फोन बजा। रजत फोन नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि जब भी उसने फोन उठाया था हर तरफ से खुशी के न मिलने की खबर ही पाई थी। इसीलिए उसने घिन्न भाव से फोन को देखा और अपनी नज़रों को फेर लिया। फोन बार बार बजकर बंद हो गया। तभी एक मैसेज आया, जिससे रजत की नज़र अचानक स्क्रीन पर चली गई। स्क्रीन पर मैसेज में लिखा था, सर, मैम हॉस्पिटल आई हैं, प्लीज़ फ़ोन उठाइए। रजत ने उड़ती सी नज़र में मैसेज पढ़ा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। रजत फ़ोन को ही देख रहा था। रजत का मन किया कि फ़ोन को उठाकर देखे कि जो मैसेज उसने उड़ती नज़र में देखा है वो सच में है या उसका वहम है। रजत की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन को उठाए। उसे डर था कि अगर कोई मैसेज न आया हो तो कहीं फिर उसका दिल टूट गया तो। एक बार फिर से वो टूटना नहीं चाहता था, इसीलिए रजत के हाथ कांपने लगे। गाड़ी को अचानक से बीच सड़क पर रोकने से हॉर्न की तेज आवाज़ें रजत के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फ़ोन पर थी। वो हिम्मत कर रहा था फ़ोन उठाने की। रजत ने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। रजत ने आसपास देखा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाकर एक और लगा दी। अब रजत ने लंबी सांस ली और झट से फ़ोन को धड़कते दिल और घबराते मन से उठा लिया। रजत के दिल दिमाग में अब भी यही ख्याल था कि अगर अब खुशी के आने की खबर नहीं होगी तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। फोन की स्क्रीन पर वही था जो कुछ देर पहले रजत ने पढ़ा था। रजत को लगा जैसे उसका सिर घूम गया हो और उसका दिल कहीं बैठ सा गया हो। इतने दिनों से जो वो खुशी के आने का इंतजार कर रहा था, आज वो उसे इतनी खुशी दे रहा था कि रजत उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। रजत की आंखें बंद हो गई। उसने सिर को पीछे सीट से लगा लिया। तभी एक बाइक उसकी कार के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने हेलमेट उतारा और एक प्यारी सी मुस्कान देकर बोला, सर, आपका इंतज़ार खत्म हुआ, मैम आ गई हैं, आप जल्दी चलिए। रजत ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। खुशी हॉस्पिटल पहुंचकर जॉली से मिल चुकी थी तो थोड़ी राहत की सांस ली। जॉली को सही सलामत पाकर अब वो चैन से थी, लेकिन वो जानती थी कि रजत कभी भी यहाँ आ सकता है। इसीलिए उसने मनन से कहा, भाई, हम जॉली को दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन क्यों खुशी, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और रजत ने ही यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। मनन हैरानी से बोला, मैं नहीं चाहती वो रजत सिंघानिया एक बार फिर से जॉली को कोई नुकसान पहुंचाए। खुशी ने जल्दी से कहा। जॉली खुशी की सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, खुशी दी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों दूर हो गए हो। अगर मैं आपको यहाँ से नहीं भेजता तो शायद आज आप रजत के साथ चैन से जिंदगी जी रही होती। तुम चुप रहो जॉली, तुम्हें कुछ नहीं पता है उस रजत सिंघानिया के बारे में। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब उसी ने करवाया होगा। जब उसे पता चला होगा कि तुमने मेरी मदद की है तो उसने ही ये प्लान बनाया होगा।
खुशी गुस्से में तमतमाते हुए बोली। इधर रजत जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गया था और बिना देरी किए जॉली के वार्ड में भी आ गया था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर खुशी की बातें सुन रहा था। उसे खुशी की कही एक भी बात बुरी नहीं लगी। खुशी को देखकर मानो उसे सुकून और चैन मिल गया हो। रजत बिना कुछ बोले बस खुशी को मुस्कुराकर देख रहा था। खुशी रजत को नहीं देख पा रही थी, जबकि मनन और जॉली दोनों ने रजत को देख लिया था, लेकिन दोनों ही चुप थे। वहीं गौरी हैरानी से रजत को देख रही थी। खुशी बिना चुप हुए बोले जा रही थी, वो रजत सिंघानिया है, पता भी नहीं चलने देगा कि ये सारा का सारा प्लान उसी का है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, तुम कुछ दिनों में ही उसे इतना जान गई हो? खुशी, मनन ने थोड़े गुस्से से कहा। हाँ, वो निहायती बेशरम और स्वार्थी इंसान है भाई। उसे खुद से प्यारा कोई नहीं लगता है। खुशी जॉली के ठीक पास आते हुए बोली। ये तू किस सारे चुपचाप मेरी बात क्यों सुन रोसा? गौरी एकदम से बोल पड़ी। खुशी ने मुड़कर देखा तो सामने रजत को देखकर एक पल के लिए घबरा कर पीछे हो गई। फिर वापस जॉली की ओर घूमकर उसके हाथ पर लगे ड्रिप को हटाते हुए बोली, जॉली अब यहाँ नहीं रहेगा। खुशी। रजत ने खुशी पर ही दृष्टि जमाए हुए कहा। खुशी ने जब अपना नाम रजत की जुबान से सुना तो उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। एक वक्त था जब खुशी खुद चाहती थी कि रजत उसका नाम ले और वो उसे सुने, लेकिन आज खुशी को रजत की आवाज में सिर्फ जहर घुला हुआ महसूस हो रहा था। खुशी ने जॉली की हाथ की ड्रिप हटानी चाहिए तो मनन ने आगे बढ़कर खुशी को रोकते हुए कहा, खुशी, तुम्हें रजत से बात करनी चाहिए। जाओ, बात करो उनसे। खुशी ने गुस्से से मनन की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी भाई। अगर आप जॉली को यहाँ से शिफ्ट नहीं करवा सकते तो रहने दीजिए, मैं खुद कर सकती हूँ। खुशी, तुम ऐसे कब से मेरा मेरा मतलब, पहले तो कभी गुस्से से बात नहीं की तुमने। मनन बहुत ज्यादा हैरान था। वही रजत भी खुशी के बेबाक अंदाज में बोलने से हैरान था। जो खुशी कभी अपने हक के लिए नहीं बोली, आज वो बिना डरे सबके सामने बोल रही है। क्यों भाई, नहीं बोलना चाहिए मुझे? आपको तो आज भी वही खुशी याद है जो आपके घर की चार दीवारी में बंद थी, जो कभी अपने आप के लिए नहीं बोली। आज वो बोल रही है। आपको हैरानी हो रही होगी ना, तो सुनो। खुशी ने जॉली की ओर इशारा करके कहा, ये वो इंसान है जो उस वक्त मेरे साथ था जब आप नहीं थे। आपने तो कभी मेरे लिए अपने माँ बाप के सामने बोलने तक की जहमत नहीं की, लेकिन जॉली को ये पता होते हुए भी कि अगर रजत सिंघानिया को पता चला तो वो उसे मार देगा, तब भी वो मेरे साथ खड़ा रहा। उसने मुझे अपने घर पर भेजा, जबकि मैं तो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी। उसने मुझे दीदी बोला था और उसने भाई होने का फर्ज निभाया भी। इसीलिए आज मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी से भी बोल सकती हूँ। मनन चुप रह गया तो खुशी ने फिर से ड्रिप हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी जॉली ने हाथ पीछे करके कहा, नहीं दी, मैं गलत था, मैंने गलत की थी आपको दूर भेजकर। पिछले दिनों मैंने जाना कि रजत सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी बनावटी हंसी हंसकर बोली, प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हैं ये? रजत कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस मुस्कुराकर खुशी को देखे जा रहा था और मन ही मन जॉली को थैंक्स कह रहा था कि उसकी वजह से कम खुशी ने बोलना तो शुरू किया और अब वो अपनी बात रखने में हिचकिचा भी नहीं रही है। जब जॉली ने भी खुशी की बात नहीं मानी तो वो वहां से बाहर आ गई। खुशी बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। तभी रजत भी उसके पीछे पीछे आया और उसके बगल में शांति से बैठ गया। खुशी ने रजत को एक बार भी नहीं देखा तो रजत ने धीरे से कहा,
तुम ठीक हो? खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत भी अब कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। जब खुशी कुछ भी नहीं बोली तो रजत ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम मेरे सामने आते ही चुप क्यों हो जाती हो? वहां तो इतनी बोल रही थी, अब क्या हो गया तुम्हें? जब मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ तब तुम चुप बैठी हो। खुशी ने अपनी गर्दन रजत की ओर घुमाकर हैरानी से देखते हुए बोली, आप हैं कौन जो मैं आपके सामने बोलूं? क्या रिश्ता है आपका और मेरा? रजत खुशी के अचानक ऐसे बर्ताव से चौंक गया। उसने खुद को संभाला, फिर बोला, पत्नी हो तुम मेरी? पत्नी नहीं, पत्नी हूं मैं आपकी। आपने एक चीज की तरह मुझे खरीदा था, और जब कोई चीज पुरानी और बेकार हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए मैं भी बेकार चीज की तरह ही हूँ। तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, खुशी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रजत ने खुशी के हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत बोलो खुशी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। खुशी ने झट से अपने हाथ छुड़ा लिए और उठकर रजत को देखे बिना ही बोली, मैं अब किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं रखती। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और उसमें से एक ये भी है कि हमदर्द ही अक्सर दर्द की वजह बनते हैं। इसीलिए अब मेरे दिल में प्यार, इज्जत, हमदर्दी जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए मिस्टर रजत सिंघानिया, आज से बल्कि अभी से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी वहां से चली गई। रजत वहीं बैठा उसे देखता ही रह गया। इतने दिनों का इंतजार कुछ ही क्षणों में उसे बेकार सा लगने लगा था। रजत भावहीन होकर वहां से उठा और हॉस्पिटल के बाहर चला गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।